प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कक्षा 6 में। कक्षा 6 के अंतर्गत हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 विषय जिज्ञासा। जो आपको नई बुक मिली है जिज्ञासा, वह हम अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू में दिया है सुभाषित श्लोक, जो दिए रहते हैं संस्कृत में, सुभाषितानी भी आप समझ सकते हो, ठीक ना। तो चलिए, हम चाहें तो इसे डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन चलो इसी को पढ़ दे रहे हैं। छायामन्तस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्तपे फलयन्ति परार्थ वृक्षः तत्पुरुषः इव। तो इस श्लोक का क्या मतलब है कि बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया है वे दूसरों को ही दे देते हैं। तो इस सुभाषित श्लोक में जो बताया गया है कि जिस तरह वृक्ष, जो बड़े वृक्ष हैं, वो छोटे वृक्षों को छाया देते हैं और क्या देते हैं, हम लोगों को फल फ्रूट देते हैं ना, फल। तो उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो लोगों क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो अध्याय क्या नाम है, सजीव जगत में विविधता। जगत होता है दुनिया, ये पूरा संसार। और सजीव मतलब क्या होता है, जो चीज़ जीवित है, जो चीज़ जीवित है। थोड़ा सा आप इधर पास समझ जाइए। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। तो सजीव में क्या होता है, ये भोजन कर सकते हैं, इनमें वृद्धि होती है। मतलब कि जैसे प्लांट है, तो ये पहले इतना छोटा था प्लांट, है ना, पौधा इतना छोटा होता है, फिर देखोगे तो बहुत साल बाद देखोगे तो कितना बड़ा हो जाता है और फल और लगने लगते हैं। ऐसे ये छोटा बच्चा है ना, फिर ये इसको 5-10 साल बाद देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो क्या है, सजीव में क्या होता है, सजीव भोजन करते हैं, सजीव में वृद्धि पाई जाती है ना। सजीव चलते हैं, सजीव क्या होते हैं, चलते हैं। अगर इनको कोई मारे पीटे तो ये भागते भी हैं। जैसे आपके यहाँ पास मच्छर चाबेगी तो आप प्रतिक्रिया देंगे कि ना देंगे, ऐसे मारेंगे उसे बचने के लिए, है ना। कुत्ता अगर आपको भौंकेगा तो आप डरेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, सजीव के लक्षण होते हैं। लेकिन निर्जीव में क्या आते हैं, निर्जीव न तो भोजन करते, न ये चलते हैं, न तो इनको अगर आग पर जलाओगे तो ये नहीं भागेंगे। लेकिन सजीव को आग पर जलाओगे तो क्या होंगे, भागेंगे। जैसे ये पेन है, तो पेन क्या है, क्या पेन भोजन करती है, क्या पेन इधर पास रखी है, इधर पास पेन अगर रखी है तो क्या 5 साल बाद पेन भाग जाएगी दूसरी जगह है अपने आप। क्या ये पेन इतनी छोटी है, अगर 5 साल बाद देखोगे तो बड़ी हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये पेन तो बड़ी नहीं होगी, इसका मतलब यह निर्जीव है ना। हम लोग क्या हैं, मनुष्य लोग क्या हैं, कुत्ता बिल्ली क्या है, सजीव हैं। तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आप सजीव और निर्जीव के बारे में जान गए होंगे। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। तो ये देखो क्यूरियोसिटी, बच्चे हैं बहुत सारे, ये पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, पक्षियाँ हैं, ये टीचर हैं, ये बच्चे हैं, है ना। तो अब दुनिया के जितने भी सजीव हैं उनके बारे में ये लोग क्या होते हैं, जानना चाहते हैं। तो कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है। तो क्या हुआ, बारिश हुई, ठीक ना। फिर जो ये विज्ञान की टीचर थी, तो जो सुलेखा नामक टीचर थी, वो कहाँ गई, प्रकृति की सैर में, मतलब थोड़ा बहुत जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, जंगल टाइप, वहाँ गई। और किनके साथ गई, डॉक्टर रघु साथ। और डॉक्टर रघु क्या है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करते हैं, है ना। वो प्रयोग करते हैं लैब में।
पेड़ पौधों के बारे में उनके पास बहुत जानकारी है। और इसके बाद क्या है, मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। जो मनीराम चाचा हैं, ये जो मनीराम चाचा हैं, ये गांव के ही रहने वाले व्यक्ति हैं एक। तो इसके आगे, मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि नकल करने में विशेषज्ञ हैं। तो जो मनीराम चाचा हैं वो पक्षियों की आवाज़ निकाल लेते हैं। जैसे कौवा को बोले तो कौं कौं, है ना, तो पक्षियों की आवाज़ निकाल लेते हैं। आप भी कई पक्षियों की आवाज़ निकाल सकते हो, है ना। जैसे दत्तखुसड़ा बोला करता है, इस तरह रात को बोला करता है ना। तो अलग अलग पक्षियों की आवाज़ मनीराम चाचा निकाल लेते हैं। फिर क्या है, वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। यानी कि वो विभिन्न प्रकार के पौधों और विभिन्न प्रकार के जंतुओं को भी आसानी से पहचान लेते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को प्राकृतिक सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इनके बारे में जानना है। तो क्या बताया गया आगे, विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित हैं। यानी जो बच्चे हैं वो क्या हैं, खुश हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे, जीव जंतु को देखेंगे, पेड़ पौधों को जानेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक थे। जो विद्यार्थी थे, वो जो विद्यार्थी थे ना, तो पूछने के लिए, मतलब कि हर चीज़ को जानने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। उनको हर चीज़ जानना है कि पेड़ पौधे बड़े कैसे होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं। तो आगे है, फिर आगे है, शिक्षिका यानी कि जो टीचर है, महिला टीचर ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जो शिक्षिका थी क्या कहें, पेन पेंसिल अपन लेकर चलो, किताब कॉपी, तब ना उसमें लिखोगे कुछ। फिर अब क्या हुआ आगे, जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान यानी कि पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। यानी कि जो उद्यान में फूल वगैरह है ना, तो क्या कहते हैं कि इसके सैर करो और सुगंध लो, कि देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग सुगंध आती है ना। फिर क्या आगे क्या हुआ, वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। तो रघु जी क्या बोल रहे हैं कि बच्चों, हमें जीव जंतु के बारे में जानना तो है, लेकिन हमें उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, मारना नहीं है, है ना। अब मनीराम चाचा क्या बोलते हैं, मनीराम चाचा विद्यार्थी से कहते हैं, जो भी विद्यार्थी बहुत सारे ना, उनसे कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। यानी कि चिड़िया कैसे बोलती है, बंदर कैसे बोलता है ना, तो इनके बारे में सब चीज़ बोलते हैं। जो मोर होता है, मोर वो कैसे बोलता है ना। तो इसके आगे फिर है, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ी और बड़े वृक्ष शामिल है। अब वृक्ष, जब बच्चे जंगल में गए, ऐसे उद्यान में गए घूमने, तो छोटे छोटे भी पेड़ थे, घास टाइप भी पेड़ थे और बड़े बड़े पेड़ थे। अभी आप बाहर निकल के देखेंगे तो पेड़ पौधे हैं कि नहीं हैं, घास वाले भी हैं, ऐसे छोटे छोटे पेड़ भी हैं, कांटेदार वाले वृक्ष भी होंगे, पेड़ होंगे, और बड़े बड़े आम, पपीता, ये मतलब सभी प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे देखे होंगे आपने। तो कहते हैं वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का अवलोकन करते हैं। ये देखें, ये जो चित्र है, तो ये लोग घूमने गए ना बच्चे, तो बंदर उछल कूद मचा रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट आ रही है,
है ना। विभिन्न प्रकार के यहाँ पास जंतु हैं। फिर क्या है इसके आगे, यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। तो विविधता मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर रहने वाले अलग अलग जंतु, जब बहुत प्रकार के जंतु या फिर बहुत प्रकार के प्राणी या फिर जीव एक ही जगह पर रहते हैं तो वही क्या है, उसकी विविधता है। वही क्या है, विविधता। जैसे आप अपने गांव में देखिए, आप अपने गांव को ले लीजिए या फिर जिस इलाके में आप रहते हो, तो आप भी रहते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, ये सभी रहते हैं ना। तो ये सभी को मिलाकर के क्या बनता है, विविधता बनती है। यही विविधता है। जब बहुत सारे लोग एक ही स्थान पर रहते हैं या फिर एक ही जगह पर रहते हैं और अपना निवास आवास करते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं, विविधता के श्रेणी में आते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रघु मणिराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनि की नकल करने का अनुरोध करते हैं। फिर क्या हुआ, मणिराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनि की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी क्या हो, उनकी नकल करते हैं, है ना। जो मणिराम चाचा हैं वो अब अलग अलग पक्षियों की आवाज़ निकालते हैं। इस तरह बहुत सारी आवाज़ निकालते हैं। तो बच्चे भी उनको देख देख के क्या करते हैं, नकल करते हैं आवाज़ की। फिर आगे है, क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकन को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। तो आपने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखा है, जंतु को भी देखा है, तो उनके बारे में अपनी क्लास में क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो ये देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वाह, यह कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट करलब होता है। करलब होता है मतलब कि आवाज़। हर एक अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाज़ होती है ना। तो ये खुश है कि अरे वाह, मैं तो ये भी जान गया कि बताओ, अलग अलग जीवों को, अलग अलग पक्षियों का अलग अलग आवाज़ होता है ना। चिड़िया चीं चीं करती है, कौवा काँव काँव करता है, कोयल ऊ ऊ ऊ करती है। तो ये सब देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह, अच्छी आवाज़ निकली है। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाज़ कैसी हो सकती है। तो उनको बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अब आगे पढ़ते हैं। तो हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। विविधता तो आप जान गए हो कि एक स्थान या फिर कुछ जगह, बड़े से जगह में रहने वाले सभी जीव जंतु की संख्या क्या कहलाती है, विविधता कहलाती है। तो पेड़ और पौधों में विविधता, अलग अलग प्रजाति के पौधे, अलग अलग प्रजाति के जंतु होने चाहिए। ये नहीं कि आप इधर पास केवल मनुष्य ले लो, आप बोलो विविधता हो गई, नहीं। विविधता बहुत सारे जीव होने चाहिए, है ना। फिर आप सामाजिक विज्ञान में विविधता जो देखेंगे वो थोड़ा दूसरा रहता है, ये वाला विविधता दूसरा। चलो इसको पहले आगे बढ़ते हैं। अब क्रियाकलाप 2.1 करते हैं, यानी कि अध्याय 2 का पहला क्रियाकलाप। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यार्थी के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। तो घूमने जाने के लिए, मतलब प्रकृति की सैर करने के लिए कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। तो प्रकृति की सैर करते समय, यानी कि जो नेचर है, जो दुनिया है, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, तो उनकी सैर करने के लिए विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षी और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। जब आप घूमने जाएंगे तो पौधों को देखें, छोटे छोटे जीवों को देखें, है ना, कि वो कैसे करते, क्या करते हैं। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज़ हवा इत्यादि भी अंकित करें कि वहाँ का तापमान कैसा है, गर्मी है कि ठंडी है, ठीक ना, पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है। अब आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके स्क्रैप बुक बना सकते हैं। तो कैसे, जैसे आपने पत्ती पाई है आम की, तो आम की पत्तियों में अपनी किताब पर क्या कर लेना, पन्नी से चिपका देना है और उसको नाम लिख देना, आम की पत्ती का लिख देना, आम की पत्ती, है ना। या फिर फूल मिल गया
गुड़हल का जैसे मिल गया तो गुड़हल को पत्ती फूल को चिपका करके और फिर उसको बगल में लिख लेना है गुड़हल का फूल, है ना। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के बनाएंगे आप। ठीक, अब आगे है, प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, यानी कि उन्हें छेड़खानी नुकसान न पहुंचाएं। उनका ध्यान रखें, सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। जो आप घूमने गए हो ना, तो बिना मतलब को तोड़ ताड़ नहीं करना है कि आप फूल वूल तोड़ने लगे, है ना, दिक्कत हो जाती है फिर, तो वहाँ की रौनक बिगड़ जाएगी, पूरे हार पत्तीन पत्तीन हो जाएगी, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। अब आगे है, विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन को तालिका में रिक्त स्थान में भरिए। तो इधर पास अब तालिका दी गई है, तो यहाँ पास क्या करना है, तालिका को भरना है, ठीक है ना। तो हालांकि भरा हुआ है तो इसको एक बार पढ़ ले रहे हैं। जैसे कि ये क्रम संख्या होगी, यानी कि गिनती हो गई 1 2 3 4 इतने पौधे, ये स्थानीय नाम, तने का प्रकार क्या है, पत्तियाँ कैसी हैं, फूल कैसा है, या फिर और कोई उस पर क्या विशेषता है। तो देखो, सामान्य घास यानी कि चारा का तना कैसे होता है, कोमल और पतला। कोमल और पतला होता है ना, चारा, चारा देखो ना आप लोग, चारा देखा होगा तो कोमल और पतला नहीं रहता। ये जैसे चारा है तो चारा इसे तो रहता है घास, तो कोमल और पतला है कि नहीं चारा। अब पत्तियाँ, मतलब कि उसमें विन्यास कैसा है, अभिविन्यास कैसा है, तो देखो कैसा, पत्ती कैसी है, तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकल आता है। जैसे चारा है, ये क्या है, चारा, तो यहाँ से भी पत्ती निकल आएगी, यहाँ से भी पत्ती निकल आएगी, पत्ती यहाँ से भी निकल, यहाँ से भी पत्ती निकल, ऐसी पत्ती चारा में निकलती है ना। ऐसे देखोगे आपने, चारा वारा देखा हो ना आपने, तो इस तरह पत्ती निकलती हैं। और फूल कैसा होता है, तो कुछ में फूल तो घास का फूल बहुत प्रकार का होता है, कोई सफ़ेद वाला होता है, कोई मटमैला होता है, तो मटमैला हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई अन्य विशेषता क्या है, तो इनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, चारों की, जो चारा घास हैं इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, हरी। अब तुलसी की बारी है, तुलसी तो आपने देखी होगी, घर में लगी भी रहती है। तो तुलसी, घर स्थानीय नाम क्या है इसका, तुलसी है। तुलसी का तना कैसा होता है, हल्का कठोर होता है। आज जैसे इतनी बड़ी भी है और इतनी मोटी भी है, तो अगर इस तरह करके देखोगे तो जान जाओ कि हाँ थोड़ी बहुत कठोर है। और कैसी होती है, हल्की पतली होती है, इसी तरह पतली होती है ना, इससे भी पतली होती है कुछ कुछ की, है ना, पेन से भी पतली होती है। और पत्तियाँ को कैसी होती है, पत्तियाँ जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित रहती हैं। जैसे तुलसी के डिगाल है तो पत्तियाँ इस तरह रहती है ना, अब पत्तियाँ इस तरह पत्तियाँ निकली रहती हैं, ठीक ना। अभी चित्र तो उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है, इस तरह पत्तियाँ बनी रहती हैं। जब आप तुलसी की पत्ती देखोगे ना, हल्का गोल टाइप, लेकिन हल्का इस तरह रहती है, गोल, हल्का गोल, इस तरह, हल्का गोल इस तरह। तो फूल कैसा होता है इसका, गुलाबी और बैंगनी रंग का। जब आप फूल देखोगे तो कैसे फूल होता है, गुलाबी और बैंगनी। अब पत्तियाँ कैसी होती है, पत्ती हरी होती हैं और चिकनी सतह वाली नहीं होती, लेकिन पत्तियाँ हरी पत्तियाँ होती हैं, और इसको नहीं लिखना है, और बैंगनी भी होती हैं, बैंगनी पत्ती होती है। तो तुलसी की पत्तियाँ कैसी होती हैं, हल्का हरी और हल्का बैंगनी होती हैं। फिर है अगला गुड़हल। तो गुड़हल का जो तना होता है बहुत कठोर होता है, मोटा भी होता है, हल्का हल्का मोटा होता है, कठोर होता है। और पत्तियों का कैसा विन्यास होता है, पत्ती तने के अलग अलग बिंदु से निकली रहती हैं। तो तना तो आप जानते हो ना, जैसे ये गुड़हल का पौधा है, तो यहाँ से भी पत्ती निकली रहती है, यहाँ से भी निकली रहती है, और अगर शाखाएँ निकली हैं तो यहाँ से पत्ती निकली रहेगी, यहाँ से पत्ती निकली रहेंगी, यहाँ से। अब बाकी यहाँ फूल वूल लगे रहते हैं, ये फूल लगा है ना। तो अब गुड़हल जान गए ना, अलग अलग बिंदु से निकलते हैं। और फूल कैसे होता है, फूल ज़्यादातर लाल होता है,
हल्का गुलाबी होता है, लाल और हल्का गुलाबी। इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? इसकी पत्तियाँ चिकनी होती हैं। कैसी होती हैं? चिकनी। अगर आप देखेंगे गुड़हल की पत्ती को तो कैसी रहती है? हल्का चिकनी और किनारे किनारे हल्का कट्टेदार संरचना रहती है। कांटा नहीं निकले रहते, थोड़ा इस तरह बना रहता है, हल्का लेकिन चिकना होता है। अब पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ मतलब स्थानीय नाम नीम है। तो नीम का तना कैसे होता है? कठोर होता है और मोटा होता है। इतना मोटा होता है ना नीम का तना, और ढीठ होता है, कठोर होता है। और पत्तियों का विन्यास कैसा है या फिर पत्तियाँ कैसी हैं? तो इसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं और हल्का दांतेदार होती हैं। दांतेदार किनारा, ये दांतेदार इधर पास किनारा है, किनारा लिखा है। यानी कि जैसे आपने देखे होंगे ये जो पत्ती की संरचना, तो इधर से नीम निकली रहती है ना, तो इस तरह हल्का इस तरह रहती है पत्ती। आप नीम के देखे होगे ना, हल्का इस तरह संरचना रहती है नीम की। इस तरह हल्का हल्का कांटेदार लगते हैं, कांटा ऐसे निकला हो, नुकीली आप समझ सकते हो। तो पत्तियाँ इस तरह रहती है, सिरा विन्यास तो इस तरह रहता है ना। ये पत्ती बता रहा हूँ, ये मेन तना है। इधर से जैसे शाखा निकली है तो पत्तियाँ इस तरह रहती है ना। पत्तियाँ तो आपने देखी होगी ना नीम की। अभी पूरी पत्ती बनाऊंगा टाइम लग जाएगा ना, इसलिए नहीं बना रहा। फिर नीम का जो फूल होता है, फूल कैसा होता है? हल्का पीला और सफ़ेद होता है, हल्का पीला और सफ़ेद होता है, मैंने तो देखी है ना। अब पत्तियाँ कैसी होती है? चिकनी सतह वाली होती हैं। आप पत्ती को छू कर देखोगे तो चिकना चिकना लगेगा। अब अन्य में आप लिख लोगे आम। आम के पेड़ तो देखोगे ना, आम का जो तना होता है, ये जो तना है वो कैसा होता है? ये तना है ना, कठोर होता है, और तना कैसा होता है? मोटा होता है। इसमें जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है। अभी जालीदार सिरा विन्यास आप जानोगे कि कैसा होता है, ठीक ना। अगला क्या है? फूल का रंग कैसा होता है? हल्का पीला सफ़ेद होता है। जब आम फलता है ना तो एकदम छोटे छोटे संरचना निकली रहती हैं गुच्छों में, हल्का पीला और सफ़ेद रहता है। और कच्ची पत्तियाँ इसकी कैसी होती हैं? लाल होती हैं। एवं पत्तियाँ कैसी होती है? चमकीली। तो कच्ची पत्ती लाल लाल होती है ना, हल्का पातर पातर और चमकीली होती है। तो आपने देखे होंगे आम के जो पत्ती कौन वाली? हल्की कच्ची वाली, यानी कि जो बड़ी हो गई, मैच्योर वाली नहीं, जो हल्का कच्ची है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उसमें क्या समानता है? हमने जो अभी देखा ना आपने, तो उनमें क्या समानता और क्या भिन्नता है? तो नीचे क्या लिखा है? आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल, है ना। तो कुछ लंबे पौधे देखे होंगे आपने, पेड़ पौधे, कुछ छोटे छोटे पौधे देखे होंगे, कुछ कठोर, जैसे नीम का देखे होगे ना, कठोर तना होता है, और कुछ के कोमल। अगर टमाटर आपने देखा है तो टमाटर का तना कैसा होता है? कमज़ोर होता है ना। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां देखी हैं, कोई हल्का गोल होती है, कोई पान के जैसे आकार की होती है, कोई आम का अलग ही होता है ना, नीम का पत्ती अलग ही होती है। तो तने पर पत्तियों का अविन्यास, फूलों के रंग, यानी कुछ फूलों का कलर गुलाबी होता है, कुछ फूलों का कलर लाल होता है, कुछ का बैंगनी होता है, कुछ का सफ़ेद होता है। और आकार और सुगंध भी क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। गुड़हल के फूल को आप सूंघोगे तो अलग सुगंध आएगी, है ना। गेंदा के फूल को सूंघोगे तो अलग सुगंध आएगी। तो अलग अलग पौधों से, फूलों से अलग अलग सुगंध आता है। फिर क्या है? अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, मतलब जहाँ वो रहते हैं, उनके भोजन यानी कि जो खाते हैं, गति के प्रकार यानी कि चलते हैं कि दौड़ते हैं कि क्या करते हैं, दिए गए रिक्त स्थानों पर भरना है। तो यहाँ पास देखते हैं, इसको पढ़ने कोई मतलब है ज़्यादा, चलो एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तो हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं के विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करना। तो इधर पास जंतुओं के नाम हैं, उनके रहने वाले स्थान यानी कि वो कहाँ रहते हैं जंतु, वो खाते क्या हैं, वो गति के प्रकार यानी चलते कैसे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं,
और क्या है इधर पास अन्य कोई अवलोकन, यानी कि उनमें और क्या विशेषता पाई गई। तो देखो जैसे कौवा, तो कौवा कहाँ रहता है, वृक्ष में तो रहता है कौवा। अब भोजन के रूप में क्या खाता है, कीट खाता है, कीट या फिर मांस। जैसे अगर चूहा मर गया ना, तो चूहा अगर मर गया तो कौवा चूहे पर अटैक करेगा। कौवा तो रोटी भी खा लेता है, तो कीट खा लेता है ना। गति मतलब एक जगह से दूसरी जगह कौवा कैसे जाता है, उड़ के या फिर कूद कूद के चल के जाता है, अपने पंख की सहायता से चल के जाता है, पंख की सहायता से उड़ के जाता है। इसकी अन्य विशेषता क्या है, चोंच में टहनी लिए हुए। तो जब कौवे, हालांकि ठीक है ये भी लिखा है, तो चोंच में टहनी मतलब कि टुकड़ा, किसका टुकड़ा, चारा का। काहे के लिए, और जब वो घोंसला वोंसला बनाएगा तो टहनी होनी चाहिए ना, लकड़ी उकड़ी की, पतली पतली लकड़ियाँ। अब अगला है चींटी। तो चींटी कहाँ रहती है, मिट्टी में, बिल में रहती है, मिट्टी एवं बिल में रहती है। और चींटी खाती का है, चींटी पत्तियाँ खाती हैं, बीज खाते हैं, कीट खाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं ना। जो अगर मक्खी उक्खी मर गई तो चींटी खा लेती है ना, शक्कर उक्कर खा लेती है, चींटी खा लेती है ना। और गति के प्रकार, ये चलती हैं, ये क्या करती हैं, चलती हैं, एक सीध में चलती हैं, है ना। इधर पास ये आगे वाली चींटी है, उसके पीछे पीछे बहुत सारी चींटियाँ ऐसे चलती रहती ना। फिर इसके कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि चींटी के 6 पैर होते हैं। अब आगे है गाय। तो गाय कहाँ रहती है, या तो घर में रहती है या फिर कुटिया में रहती है। कुटिया समझ रहे, झोपड़ी, तो ये तो कुटिया में रहेगी या फिर घर में रहेगी। खाती क्या है, पत्तियाँ खाती है, घास खाती है। अगर आप रोटी दोगे तो रोटी खा लेगी ना। और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है गाय, चल कर, हीट करके। और इसके भी कितने होते हैं, 4 पैर होती है, या फिर लिख सकते हो आप 2 आँखें होती है, लिख सकते हो 1 पूँछ होती है, या फिर ये लिख सकते हो 2 सींग होती है। बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने लिखा है। तो मैं यहाँ का क्या लिखा हूँ, 4 पाद होते हैं। आप लिख सकते हैं 4 पैर होते हैं। अब जैसे घोड़ा, ये अन्न जो है इसको नहीं लिखना है, इसके जगह पर क्या लिखना है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्या मैं, तो अगर जल्दी बोल रहा हूँ तो बताइए। तो घोड़ा कहाँ से रहते हैं, अस्तबल में। क्या रहते हैं, ये आधा सा है, अस्तबल, जहाँ घोड़ा रहते हैं ओसारी, उसको अस्तबल बोलते हैं। तो घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। खाता क्या है, चना खाता है, घास खाता है, पत्तियाँ खाता है। और चलता कैसा है, दौड़ता है। ये घोड़ा क्या होता है, दौड़ता है। कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। अब खरगोश की बारी। तो खरगोश बिल में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। खरगोश खाता क्या है, पत्तियाँ खाता है, घास खाता है, गाजर खाता है, ये छोटे छोटे फल खाते हैं खरगोश। और चलता भी है। गति के प्रकार में क्या लिखोगे, ये जो गति के प्रकार है उसमें क्या लिखोगे कि ये चलता है और दौड़ता है। इसके भी कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो तालिका 2.2, यानी कि यही जो तालिका ऊपर वाली थी ना, वो वाली की बात हो रही है। में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन किया, यानी कि परीक्षण किया है, उन्हें अंकित किया है, उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। तो आप बोलोगे कि कुछ जो जंतु हैं वो चलकर अपना काम करते हैं, है ना। चींटी उटी है तो कीड़े मकोड़े खा लेती है ना, कीड़े खा लेती है। कौवा भी कीड़ा खा लेता है। कुछ समानता हुई ना। असमानता में, भिन्नता में क्या आएगी, जैसे कौवा उड़ लेता है, लेकिन गाय उड़ती है क्या, गाय तो नहीं उड़ती है। गाय के 4 पैर होते हैं, तो क्या कौवा के 4 पैर होते हैं। तो ये भिन्नताएं हैं, यानी कौवा के 4 पैर नहीं होते हैं। तो समानता मतलब जो मेल खाए, असमानता मतलब जो मेल ना खाए। तो अरे यार दिमाग खराब कर दे, गिरा क्या कहाँ सा कर दे। अब ये हल रहा है,
और कुछ काम में नहीं है। थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई, लाइट चली गई तो टॉर्च से काम चलाना पड़ रहा है, और टॉर्च को गिरा दिया गया है तो बुझ रहा, बार लुप लुप आ रहा है, तो ऐसे में बता ही ना पाऊँगा आगे। ये देखो लुपुर लुपुर कर रहा है, तो अच्छा भी ना लगेगा देखने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर, पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, मेंढक जैसे कुछ जंतु जल में भी रह सकते हैं और भूमि में भी रह सकते हैं। लिखा ना कि जो मेंढक जैसे जंतु हैं वो भूमि के साथ साथ जल में भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा ना, मेंढक को ज़मीन में भी ऐसे कूदते रहते हैं, और तो जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी क्या है, भिन्नता है। यानी कि कोई जीव डायरेक्ट चीर फाड़ के खाता है, कोई जीव पत्ती उत्ती खाता है, तो भिन्नता है कि नहीं है। यही विविधता ही भिन्नता है, मतलब भिन्नता ही विविधता है। तो आगे है, आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं, अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतु के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। यही जो बताया था ना कि मान के लो मिट्ठू यानी तोते का पंख गिर गया है, तो उस पंख को क्या करेंगे, आप लोग उठाओगे और अपने बुक में चिपका दोगे। ये वाली बुक में नहीं, नोटबुक में, उसमें चिपका दोगे। फिर उसके बारे में लिखोगे कि ये तोता का पंख है ना। तब ना कभी अगर आप देखोगे तोते के मतलब मिट्ठू के पंख को, तोता समझ रहे हो ना, पैरोट, तो उसके पंख को आप जब देखोगे तो जान जाओ कि अरे ये तो तोता का पंख है, ये तो कौवे का पंख है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो विद्यालय में आते जाते समय आपने आसपास के वातावरण का अवलोकन, मतलब अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिसे आपने पहली तालिका 2.1 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया। यानी कि आप जब घर स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, तो अन्य भी कुछ जीव जंतु देखते होंगे, है ना। बकरी देखोगी, भैंस देखोगे, या फिर पेड़ पौधे में देखोगे छोटे छोटे पत्ते वाले, है ना। तो जिनके नाम मतलब जो हमने सारणी बनाई थी उनमें ना हो, तो उन वालों की सूची बनाना। तो अब अगली क्रियाकलाप 2.2 आगे बढ़ते हैं। तो 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करो, बोला 30 सेकंड के लिए। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आंखें बंद करिए और सोचना क्या है, एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें। आप किसी भी पौधे के बारे में सोचो, किसी भी पौधे के बारे में। हो सकता है कि आप नीम के बारे में सोचें, हो सकता है आप तुलसी के बारे में सोचें, सोच रहे हैं ना, जिसका आपने ध्यान पूर्वक अवलोकन किया हो। तो जिस मतलब कि उसका देखना है जिसको आपने ध्यान से देखा है। जैसे आम का देखा होगा आप लोगों ने, और जो आपको सबसे अच्छा लगता है, तो आम का लगता है ना, तो आप उसके आम के फल देखिए, उनका तना देखिए, उनके पत्ते देखिए, उसमें बैठकर झूला कैसे झूलते होंगे आप, या फिर पेड़ पर कोई कैसे चढ़ रहा है। तो इस तरह सोचने का प्रयास करें। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट पर बनाएं। यानी कि जो आपने, या फिर आपने सोचा होगा, जैसे देखो पेड़ पौधे में देखा होगा, आम का देखा हो मान के चलो, हो सकता कि आपने जंतु में कुत्ते का देखा हो, है ना। तो ब्लैक बोर्ड पर या फिर अपने नोटबुक पर एक जगह कुत्ते का चित्र बना लीजिए, एक जगह पेड़ का मतलब आम के पेड़ का, उसमें आम लटका दीजिए, है ना। अब आप आँख अपनी आप खोल सकते हैं। तो चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं। यानी कि अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार से, बच्चे भी देखो ना, जो बच्चा सोच रहा था कि हम ये, कोई खरगोश सोचा, कोई मशरूम के बारे में सोचा, मशरूम फुस, कोई चिड़िया के बारे में सोचा तो चिड़िया बनाई, कोई पत्ती बनाई है, कोई घास बनाया है, ये घास दिख रहा है ना। तो जो जिसने सोचा तो वही चित्र बनाया है।
अब आगे है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट यानी एक ब्लैक बोर्ड को श्याम पट बोलते हैं, श्याम पट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए। देखो बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं ना, इधर पास ये बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्र एकत्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? हाँ, तो इसका आंसर हाँ में है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लाइन खींची है ना मैंने, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। तो देखो जैव विविधता है क्या, जो है जैव विविधता, तो मान चलो ये कोई एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो इसमें जितने भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं, जितने भी, चाहे पौधे हों, है ना, चाहे इंसान हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, भले इस तरह लिख रहा हूँ तो आप समझिए, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इधर पास कुछ भी हो सकता है, मछली उछली सब कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, तितली उतली कुछ भी हो सकती है। तो इस विशेष क्षेत्र में, ये क्षेत्र है ना, एरिया है ना, तो विशेष क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। जितने भी एक एरिया पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो सभी मिलकर क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो जैव विविधता में हर एक जीव का एक अलग ही महत्व है। जैसे मछली, तो मछली का भी अलग महत्व, वो पानी में रहती है ना। मनुष्य का भी अलग महत्व है, वो अपना काम वाम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बैल का एक अपना ही काम है, बैल खेत जुताई में काम करवाते हैं, है ना। तो अलग अलग जीव जंतु का अलग अलग महत्व है।